हाँ भाई, आज हमारे वीडियो का विषय है स्वतंत्र भारत की विदेश नीति का विकास। और स्वतंत्र भारत की विदेश नीति के विकास के अंतर्गत स्वतंत्र भारत की विदेश नीति में बहुत सारे युग हैं। और जो पहला युग है वो है भारत की विदेश नीति का नेहरू युग। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत की विदेश नीति के मेन शिल्पी हैं, है ना। आप देखें कि भारत की विदेश नीति में जहां तक नेहरू युग की विशेषताओं का सवाल है या पंडित नेहरू ने भारत की विदेश नीति में क्या आमूल चूल परिवर्तन किए, तो नेहरू युग को लेकर हम देख सकते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत की विदेश नीति के सूत्रधार हैं, शिल्पी हैं, निर्माता हैं। यहाँ हम आप देखें एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया 17 वर्षों का उनका कार्यकाल रहा। और इन 17 वर्षों में वो भारत के विदेश मंत्री भी रहे। उन्होंने जब तक वो प्रधानमंत्री रहे किसी भी व्यक्ति को विदेश मंत्री का पद नहीं सौंपा। उसकी वजह ये थी कि देश की आज़ादी के पहले से ही वो भारत की विदेश नीति में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहे थे। अबाउट 25 ईयर्स 25 वर्षों के पीरियड में वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतर्राष्ट्रीय संबंधी मामलों के प्रमुख प्रवक्ता बने रहे। और यहाँ पर उन्होंने देश की आज़ादी के पहले भी कांग्रेस की ओर से अंतर्राष्ट्रीय मंचों में प्रतिभागिता की और इसके अलावा भारत की विदेश नीति को एक नए रूप में गढ़ते रहे। नेक्स्ट आप देखें पंडित जवाहरलाल नेहरू की जब हम विदेश नीति का अध्ययन करते हैं तो ये पाते हैं कि उन्होंने अखिल भारतीय एफ्रो एशियाई एकता यानी अफ्रीका और एशिया की एकता पर बहुत ज़्यादा बल दिया। उनका मानना था कि ये दोनों महाद्वीप अफ्रीका एवं एशिया ने लंबे समय तक गुलामी का दर्द झेला है, तो ऐसी कंडीशन में अगर अफ्रीका और एशिया मिल करके अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वर्क करें तो ऐसे में अफ्रीका और एशिया दोनों महाद्वीपों का पर्याप्त कल्याण होगा। यहाँ हम ये पाते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति में कि वो अंतर्राष्ट्रीयवाद के पोषक थे। यूनिवर्सलिज्म एंड इंटरनेशनलिज्म यानी अंतर्राष्ट्रीयतावाद, यानी वो चाहते थे कि विश्व में एकता एवं शांति विद्यमान हो। तो उनकी तमाम पॉलिसी में हमें ये देखने को मिलता है कि वो अंतर्राष्ट्रीयतावाद के पोषक थे। नेक्स्ट आप देखें उन्होंने शुरुआत से ही देश की आज़ादी के पहले से और जब वो प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री की भूमिका में रहे उन्होंने हमेशा साम्राज्यवाद का विरोध किया। क्योंकि साम्राज्यवाद के अंतर्गत ही भारत 190 वर्षों तक गुलाम रहा, तो एशिया और अफ्रीका के जो तमाम देश जो है गुलाम थे यूरोपियन कंट्रीज के, तो वो हमेशा चाहते थे कि ये साम्राज्यवाद वो बात है जिसके अंतर्गत एक देश अनेक देशों को अपनी चंगुल में फंसा करके उन्हें गुलाम बनाने की रणनीति पे काम करता है। और जब वो साम्राज्यवाद के अंतर्गत किसी देश को अपने अधीन ले लेता है तो फिर उसको अपना उपनिवेश बना लेता है यानी कॉलोनी बना लेता है। और फिर लंबे समय तक उस राष्ट्र का शोषण होता है उपनिवेशवाद के अंतर्गत। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद इन दोनों सिद्धांतों के घोर विरोधी रहे। और इसके अलावा रंग भी, काले और गोरे का जो भेद है इसके वो बहुत ज़्यादा विरोध में थे। उनका ये मानना था कि व्यक्ति का निर्धारण उसकी त्वचा और चमड़ी के आधार पर नहीं होना चाहिए और सभी मानव आपस में समान हैं। तो वो रंग भेद का बहुत पुरजोर विरोध करते थे। अगर हम लोग अपने इतिहास पर, गुलामी के इतिहास पर बात करें तो ये पाते हैं कि जब भारत गुलाम था तो ब्रिटेन के होटल के बाहर बोर्ड लगे रहते थे कि इंडियंस आर डॉग्स एंड आर नॉट अलाउड टू इंटर। भारतीय डॉग्स है और उन्हें अंदर आने की अनुमति नहीं। ये रंग भेद की देन था। और आफ्टर ऑल चूंकि हम गुलाम थे
तो हमारा कोई वजूद और अस्तित्व जो है अंग्रेज मानने को तैयार नहीं थे। इसके बाद चूंकि साम्राज्यवाद का एक रूप फासीवाद और नाजीवाद है, और ये खास करके आप देखें कि निरंकुश जो है सिद्धांत है, तो वो गांधी जी पंडित जवाहरलाल नेहरू फासीवाद और नाजीवाद इनका भी विरोध करते थे। उनका मानना था कि फासीवाद और नाजीवाद ये भविष्य के लिए, ये जो अधिनायकवाद के रूप हैं, ये भविष्य के विश्व के लिए बहुत बड़े खतरा हैं, तो इसलिए वो इनका भी विरोध करते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो जीवनी लेखक है माइकल ब्रेसन, वो उसने पूरी तरह से पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवन चरित्र को पढ़ा, समझा और विविध घटनाओं के आधार पर वो इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत की विदेश नीति के प्रमुख निर्माता थे। चूंकि उनकी एक आइडियोलॉजी थी, सेट आइडियोलॉजी थी, तो इसलिए उन्हें एक दार्शनिक के रूप में भी स्थान दिया जा सकता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीयतावाद, शांतिवाद के वो पोषक थे और उनका एक विजन था, एक दृष्टि थी, तो इसलिए वो भारत की विदेश नीति में एक दार्शनिक के तौर पर थे। और नेक्स्ट है, वो यंत्री थे और शिल्पी थे। भारत की विदेश नीति का जो निर्माण किया वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के देख रेख में ही इसका निर्माण हुआ। फिर है इसके अलावा उनका, जब हम पंडित जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति के एरा और उनके युग का जब हम अध्ययन करते हैं, तो हम ये भी पाते हैं कि वो किसी भी देश या किसी भी महाशक्ति का पिछलग्गू नहीं बनना चाहते थे। वो चाहते थे कि भारत एक स्वतंत्र विदेश नीति का अनुपालन करे और हमारी स्वतंत्र विदेश नीति होना चाहिए। इसके अलावा हम पाते हैं कि गुट निरपेक्षता का जो सिद्धांत है उसके भी वो मैन शिल्पी थे। वो बात अलग है कि गुट निरपेक्षता के सिद्धांतों के जब प्रवक्ताओं की बात होती है तो हम ये पाते हैं कि कर्नल नासिर और मार्शल टीटो ने भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के गुट निरपेक्षता के सिद्धांत में समर्थन प्रदान किया, लेकिन मैन शिल्पी जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अब हम देखते हैं कि नेहरू युग की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं क्या है, वो कौन सी विशेषताएं हैं, वो कौन से सिद्धांत हैं, या उन्होंने किस तरह से डिसीजन मेकिंग किया कि आफ्टर ऑल भारत की विदेश नीति पंडित नेहरू के युग में जब हम देखते हैं तो ये पाते हैं कि निम्न विशेषताएं उभर कर हमारे सामने आती। पहली चीज ये है भारत और राष्ट्रमंडल। पंडित नेहरू का मानना था कि राष्ट्रमंडल क्या है, इसे समझना है। राष्ट्रमंडल के अंतर्गत वो सदस्य राष्ट्र थे जो कभी न कभी ब्रिटेन के गुलाम रहे थे। इंग्लिश में से कॉमनवेल्थ कहते हैं। तो पंडित नेहरू का मानना था कि हमें राष्ट्रमंडल से देश की आजादी के बाद अलग नहीं होना चाहिए, है ना। कुछ हालांकि आलोचकों का मानना था कि कॉमनवेल्थ या राष्ट्रमंडल के साथ बने रहना ये हमारी एक तरह से गुलाम बने रहने की मनोवृत्ति का प्रतीक है। लेकिन पंडित नेहरू जो है बहुत ही दूरदर्शी थे। उनका मानना था, उन्होंने खुद देखा था और समझा था एज ए प्रधानमंत्री कि भारत अपनी सुरक्षा को लेकर के आत्मनिर्भर नहीं था। हम बहुत कुछ अभी भी, खासकर समुद्री शक्ति के लिए, सहायता के लिए अभी भी हम ब्रिटेन पर निर्भर थे। और इसके अलावा आप देखें आर्थिक सहायता न केवल ब्रिटेन से बल्कि राष्ट्रमंडल के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अफ्रीका और एशिया के तमाम देशों से ये एक राष्ट्रमंडल एक प्लेटफॉर्म था जिस पर खड़े होकर के हम अन्य देशों के साथ अपने संबंध अच्छे रख सकते थे। तो पंडित नेहरू ने डिसीजन लिया कि हम राष्ट्रमंडल से अलग नहीं होंगे। ये उनकी दूरदर्शिता थी और ये बात कहना, आलोचना कोई भी कर सकता है कि आफ्टर ऑल हमारी गुलामी की मानसिकता थी कि हमने राष्ट्रमंडल को नहीं छोड़ा। मजबूरी नहीं, वो व्यवस्था थी, यानी एक प्रॉब्लम थी जो उस समय की समकालीन परिस्थितियों में विद्यमान थी, उसको हमें गौर करना था। दूसरा हम पाते हैं
पंडित नेहरू ने गुट निरपेक्षता या असंलग्नता की जो नीति अपनाई, उसके पीछे भी दूरदर्शिता भी थी। और लंबे समय तक हम जो गुलाम रहे, तो उससे हमें बाहर निकलना था और एक स्वतंत्र विदेश नीति को अपनाना था। अगर हम गुट निरपेक्षता या संलग्नता की नीति ना अपनाते, तो हम किसी एक न एक गुट के साथ जुड़े रहते, तो लगभग आंशिक गुलामी हमें स्वीकार करनी पड़ती। अमेरिका अगर कहीं भी कोई डिसीजन लेता, तो हमें उसका साथ देना होता, भले भी वो उसका निर्णय गलत होता। जैसे फॉर एग्जाम्पल साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद का भी अगर ये पोषण करता, तो ऐसे में हमें हाँ में हाँ मिलानी पड़ती। दूसरी तरफ था सोवियत संघ। अगर हम उसके अम्ब्रेला के नीचे जाते, तो ऐसे में भी हम, जाहिर है जब किसी महाशक्ति के छाते के नीचे, अम्ब्रेला के नीचे हम जाते हैं, तो हम उसके प्रभाव क्षेत्र में आ जाते हैं। तो पंडित नेहरू का ये मानना था कि कहीं ऐसा ना हो कि आजाद रहते हुए भी हम गुलाम बने रहे, यानी फिर हमें वो महाशक्तियां अपने चंगुल में जकड़ लें। तो ऐसी कंडीशन में उन्होंने असंलग्नता की नीति अपनाई और इसके अंतर्गत उन्होंने दुनिया की दोनों महाशक्तियों से समय समय पर सहयोग भी मिला, है ना। हम लोग देखते हैं जो भारत की औद्योगिक जगत का जो ताना बाना है और जो आधार, जो बेस है उद्योगों का, उसको पंडित नेहरू ने दोनों महाशक्तियों से सहयोग लेकर के ही खड़ा किया। चाहे भिलाई का कारखाना हो, बोकारो, दुर्गापुर स्टील प्लांट, ये सारे के सारे राउरकेला जो जर्मनी का स्टील प्लांट है, वो जो है क्रमशः दोनों महाशक्तियों से सहयोग लेकर के, और इसके अलावा समय समय पर इनसे, इसके माने ये कदापि नहीं था कि हम यूएसए, अमेरिका या रूस से हम दूरी बना लेंगे, ये नहीं था। केवल हम ये है कि गुट में नहीं जुड़ेंगे, ना पूंजीवाद में जुड़ेंगे और ना साम्यवाद में जुड़ेंगे। हम एक स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करेंगे, और वो थी गुट निरपेक्षता। और आप देखें उस समय 100 से अधिक देश जो है गुट निरपेक्षता या इस नीति के अंतर्गत हमारे प्रभाव क्षेत्र में आ गए, और भारत ने एज ए लीडर के उस समय वर्क किया, है ना। फिर नेक्स्ट आता है महाशक्ति का सपना। आज हम विश्व गुरु का सपना देख रहे हैं, उस समय भी पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक सपना था कि जो भारत की भौगोलिक स्थिति है, वो ऑटोमेटिकली इसे महाशक्ति बनने के लिए प्रेरित करती। दक्षिण में हिंद महासागर, विपुल मानव संपद संसाधन, और इसके अलावा प्राकृतिक संसाधनों की भरमार, और जो हमारी लोकेशन है कि एक तरफ आप देखें जहां हम बैठे हैं, इधर अफ्रीका महाद्वीप है, ऊपर हमारी यूरोप के तमाम देश और स्थित हैं, इधर आप देखें जापान, और पूरब में जो है आपके वो पूरब और उत्तर में जापान और बाकायदे जो चाइना वगैरह है, इनकी लोकेशन है। नीचे अगर हम दक्षिण में जाते हैं तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो पता लगा हम बीच केंद्र में हैं, है ना। और हमारे संसाधन जो विविध प्रकार के हैं, वो हमें एक महाशक्ति का दर्जा दिलाते हैं। और आज देखें कि उसी स्थिति में हम पहुंच गए। आज हम तीसरी और चौथी महाशक्ति के रूप में दुनिया में तीसरी अर्थव्यवस्था, और इसके अलावा आप देखें कि बाकायदे विश्व लीडर के रूप में भी हम दुनिया के सामने हैं। तो पंडित नेहरू का उस समय विजन था कि हमें, अगर हम किसी एक के अम्ब्रेला के नीचे जाएंगे, तो जाहिर है आपका विजन स्पष्ट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए उन्होंने ये असंलग्नता की नीति अपना करके और एक लीडर की भूमिका में आए, और तमाम 9 विकसित देश, विकासशील देशों के नेता बने, और उनसे अच्छे संबंध बना करके ये जो महाशक्ति का सपना था, वास्तव में उस समय भारत की तूती उसी तरह बोलती थी जैसे आज मोदी मोदी का भी गान हो रहा है। तो हालांकि वो बात अलग है कि आज हमारे राष्ट्राध्यक्ष नेहरू के महत्व को इग्नोर करते हैं, तो दैट इज द पॉलिटिकल थिंग, ये राजनीतिक बातें हैं। लेकिन रियलिटी में देखा जाए तो इनका कद बहुत बड़ा था। अफ्रीका एशियाई एकता, है ना। यहाँ पर आप देखें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बाकायदे अफ्रीका और एशिया की एकता पर बल दिया।
यहाँ आप देखें 1947 में देश की ठीक आज़ादी के बाद उन्होंने अफ्रीका और एशिया का एक महासम्मेलन दिल्ली में आयोजित किया। इसके ठीक 2 साल बाद 1949 में उन्होंने फिर एक सम्मेलन आयोजित किया और भारत ने इसको नेतृत्व दिया। और यहाँ अफ्रीका और एशिया के तमाम देशों को ये समझाया गया कि हम दोनों एक ही कष्ट से पीड़ित हैं, हम सबकी एक जैसी समस्याएं हैं। अगर हम लोग मिल करके रहेंगे, आपस में सहयोग करेंगे, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि हम अपनी समस्याओं का निस्तारण बहुत ही अच्छी तरीके से बखूबी कर पाएंगे। 1955 में बांडुंग सम्मेलन, यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आह्वान किया। फिर अफ्रीका और एशिया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सम्मेलन था और इसमें पूरा बल दिया गया कि अफ्रीका और एशिया महाद्वीप के तमाम देश आपस में मिलकर विकसित साम्राज्यवादी उपनिवेशवादी राष्ट्रों का सामना करेंगे, है ना, और अपनी समस्याओं को मिलजुल करके हम लोग समझेंगे। नेक्स्ट आप देखें, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बाद के कालखंड में पंचशील के सिद्धांत को अपनाया 1954 और आफ्टर ऑल आप देखें इस पंचशील भी ये जो सिद्धांत था, चूंकि ये हमें ध्यान देना है कि उस समय भारत रक्षा क्षेत्र में बहुत स्ट्रांग नहीं था, हमारी मिलिट्री पावर बहुत ज्यादा नहीं थी। तो ऐसे में आप देखें कि हमने अनाक्रमण, मिलजुल करके समस्याओं का निपटारा और एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की नीति, है ना, ये तमाम 5 सिद्धांतों के आधार पर, जो कि महात्मा बुद्ध के पंचशील के सिद्धांत पर आधारित था, उसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में इसका प्रयोग किया। हालांकि इस पंचशील का जो परिणाम हुआ वो सकारात्मक नहीं रहा। पंचशील के सिद्धांत को देने के बाद बाकायदे 1962 में जब ये सिद्धांत दिया गया, उस समय भारत और चीन ने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाया गया। उस समय बहुत ही सुखद रहे, लेकिन हम वहाँ ये पाते हैं कि आफ्टर ऑल जो है इस पंचशील के अंतर्गत इसमें हम उलझ गए और यहाँ चाइना ने एक तो 1962 में हम पर अटैक किया और इससे पहले अपने पड़ोसी राज जो तिब्बत है उस पर कब्जा जमा लिया और हम देखते रहे। चूंकि हिमालय की पहाड़ों पर अवस्थित तिब्बत को बचाना ये हमारे लिए दुष्कर था, क्योंकि हमारी सैन्य पावर इतनी अच्छी नहीं थी। यहाँ आप देखें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में 1962 में जो भारत चीन युद्ध हुआ, इसमें हमें परास्त होना था। इसके लिए मैं ये कहूँगा कि कहीं ना कहीं पंडित नेहरू अंतर्राष्ट्रीय राजनेता के रूप में तो राजनीति अपनी चमकाते रहे, लेकिन आंतरिक क्षेत्र में उन्होंने देश की रक्षा नीति पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया, है ना, जबकि इस पर ध्यान देना था और खास करके आसपास की क्षेत्रीय शक्तियों पर भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता थी। तो यहाँ ये हम एज ए आलोचना के रूप में देखेंगे और पंडित नेहरू के रिजीम में ही हमने गोवा को अपने अधिकार में ले लिया, जो कि पुर्तगाल के कब्जे में था। तो इस तरह से आप देखें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का ये जो युग था वो तमाम पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ों का सम्मिश्रण था। लेकिन आफ्टर ऑल ये कहेंगे कि कोई भी व्यक्ति अपने आप में पूर्ण नहीं होता है। डिसीजन जब लिए जाते हैं, निर्णय जब लिए जाते हैं, तो उसके 2 पक्ष हो सकते हैं कि वो सकारात्मक भी निर्णय जा सकता है और कभी कभी उसके नकारात्मक पहलू भी उभर करके आते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिरकार पंडित नेहरू की विदेश नीति की आलोचना अगर संक्षिप्त में की जाए तो वो क्या हो सकती है। तो आप देखें, पंडित जवाहरलाल नेहरू एक अंतर्राष्ट्रीय कद के नेता थे। तो उन्होंने ग्लोबल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो विदेश नीति का संचालन बखूबी किया।
हमारी फॉरेन पॉलिसी साइनिंग स्टेज में आ गई, लेकिन हमने रीजनल पावर्स पर ध्यान नहीं दिया कि हमारे पड़ोस में जो देश और स्थित हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, है ना, इनके ऊपर हमारा अधिक फोकस नहीं रहा। तो ये एक तरह से हम ये कहेंगे कि पंडित नेहरू जहाँ अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबल राजनीति की तरफ देख रहे थे, लेकिन वहीं रीजनल पॉलिटिक्स को लेकर कहीं ना कहीं उनकी कमजोरी नजर आ रही है। दूसरा, एक आलोचना ये की जा सकती है कि उन्होंने प्रतिरक्षा नीति, जो डिफेंस सिस्टम है, उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया। हम देखते हैं 1962 का जो युद्ध था, हमारे रणबांकुरों ने, सैनिकों ने बहुत ही दृढ़ साहस, आत्मविश्वास के साथ लड़ा, लेकिन गोला बारूद की कमी थी। दुर्गम पहाड़ियों पर इवन गोलियां कम पड़ गई। जब गोलियां खत्म हो गई तो पता लगा बंदूक की बाट से उन्होंने युद्ध को लड़ा। लेकिन कब तक लड़ते? दुश्मन बहुत ताकतवर था। आफ्टर ऑल हमारा हजारों वर्ग किलोमीटर एरिया जो चाइना ने हथिया लिया। अब इसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महाशक्तियों का आह्वान किया कि उनकी रक्षात्मक जो है सहयोग प्रदान किया जाए। उनके आह्वान पर ब्रिटेन ने, अमेरिका ने और इवन रूस ने भी बाकायदे गोला बारूद और हथियारों से सहायता की। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और आफ्टर ऑल जो हमारा आत्मविश्वास था, जो हमारी इमेज थी, वो छवि थी, वो धूमिल हो गई। चाइना हमें हराना नहीं चाहता था, ना हमारा क्षेत्र हथियाना चाहता था। जो हमारी एक ग्लोबल इमेज बनी थी, उसे ध्वस्त करना था। उसे दिखाना था कि पंडित नेहरू जो अंतर्राष्ट्रीय कद के जो नेता बन गए हैं, ये अंदर से कितने खोखले, है ना। और आप देखें कि उसने आगे तक हम पर अटैक किया और उसके बाद इसी तरह वो रिबैक भी कर गया। वो चाहता तो और बड़ा एरिया कंट्रोल कर सकता था, क्योंकि हमारी सेना तो कमज़ोर ही थी, हवाई सेना भी कमज़ोर थी, तो ऐसी एयरफोर्स हमारा बहुत ही कमज़ोर था। तो कहने के लिए उसका केवल ये था कि ये जो शक्ति रूपी गुब्बारा फूला हुआ था पंडित नेहरू का, उसको फोड़ना था कि देखो भाई दुनिया वासियों, कि भारत जैसी राजनीति कर रहा है वो उतना ताकतवर नहीं है। इमेज बिल्डिंग बहुत महत्वपूर्ण होती है और इमेज का चला जाना ये बहुत बड़ा नुकसान है। पंडित नेहरू की विदेश नीति की ये भी आलोचना की जा सकती है कि अत्यधिक आदर्शवाद पर आधारित थी। आइडियलिज्म इज अ गुड थिंग, आदर्शवाद अच्छी चीज है, लेकिन जब उसमें आती आ जाती है कि हम अत्यधिक आदर्शवादी हो जाते हैं और प्रैक्टिकल थिंग्स पर हम ध्यान नहीं देते हैं, तो वो एक बहुत बड़ी खामी होती है। इसके अलावा आप देखें, नाम का जो असंलग्नता की नीति अपनाई है ना, इसको भी आलोचक तो कहते हैं कि हम किसी एक गुट से जुड़े होते तो बेहतर रहता, लेकिन फिलहाल मेरा यह मानना नहीं है। असंलग्नता की नीति अपनी जगह सही थी। अब प्रश्न ये आता है कि आखिरकार समीक्षा क्या होगी पंडित नेहरू की विदेश नीति की। तो हम ये पाएंगे कि वास्तव में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की विदेश नीति को ऊंचे क्षितिज पर पहुंचाया। अंतर्राष्ट्रीयतावाद का उन्होंने जो एक इंटरनेशनल लेवल पर हमारी एक इमेज बनी, है ना, एक प्रतिष्ठा कायम हुई भारत की विदेश नीति की, ये बहुत बड़ा काम था। और आप देखें कि बाकायदे अफ्रीका और एशियाई राष्ट्रों के नेता के रूप में हम सामने आए, ये इनका कंट्रीब्यूशन है। इसके अलावा दूसरा कंट्रीब्यूशन हम ये कहेंगे कि भारत शांति दूत और गुटों के बीच ब्रिज के रूप में, एक पुल के रूप में सामने आया। जब जब दोनों महाशक्तियों में जब शीत युद्ध चल रहा था तो संघर्ष की नौबत आती थी, तो वहाँ भारत इंटरवीन करता था, बीच में जाकर के बाकायदे दोनों महाशक्तियों में सुलह समझौते का काम भी जो है हमने उस दौर में किया। 40, 50 और 60 के दशक में ये भी एक महत्वपूर्ण काम था। नेक्स्ट ये है कि तटस्थ विश्व का भारत नेता बना। जो बात अलग है
कि चाइना ने हमारी इमेज खराब की, लेकिन उसके बाद भी हमारी अवस्थिति, हमारी विशाल जनसंख्या, हमारे संसाधन, उन तमाम चीज़ों को देखते हुए पंडित नेहरू के युग में भी और चाइना की आलोचना हुई कि उसने पंचशील के अंतर्गत जो समझौता किया था उसकी धज्जियां उड़ा दी, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाया। लेकिन चूंकि देखो, राजनीति हो या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, ये बहुत कुछ यथार्थ पर आधारित होती है, तो इसको देखा जाना चाहिए, समझा जाना चाहिए। पंडित नेहरू की विदेश नीति में जो भी खामियां हुई हैं, उससे भारत ने भविष्य में सीखा। उसके बाद हम देखते हैं शास्त्री युग आ रहा है और इंदिरा गांधी का युग आ रहा है। तो बाकायदे इन दोनों नेताओं ने जो डिफेंस सिस्टम है उसको ताकतवर बनाया और हमारी विदेश नीति आगे चल पड़ी। तो आफ्टर ऑल हम आगे शास्त्री और इंदिरा जी के युग पर वार्ता करेंगे।